हेलो एवरीवन। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसको अपन सेट्स कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा और साथ में साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये चैप्टर लॉन्ग होने की वजह से मैं क्या करूँगा, मल्टीपल वीडियोज़ में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो अगर आपने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द डिस्कशन। सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे कि सेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ये वर्ड वेल डिफाइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी आप आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप सेट नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको क्या अपन सेट कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। इंटीजर्स का जो कलेक्शन है उसको हम लोग सेट कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी वेल डिफाइंड है। रैशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको सेट कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर्स को भी हमने वेल डिफाइन किया हुआ है, राइट। रियल नंबर्स का भी जो कलेक्शन है वो भी एक मेरा सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन है वो भी एक मेरा सेट है। और पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो कलेक्शन है वो भी एक मेरा सेट है। अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर्स के कलेक्शन की बात करें तो ये भी मेरा एक सेट है। देखिए, ये अलग अलग नोटेशन है। नेचुरल नंबर के लिए आपको मालूम है कैपिटल एल, इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड, रैशनल नंबर के लिए कैपिटल क्यू और रियल नंबर्स के लिए कैपिटल आर। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड प्लस, बिकॉज पॉजिटिव है इसकी वजह से, ओके। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए क्यू प्लस एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आर प्लस। ये सारे नोटेशंस आपके यूज होने वाले हैं थ्रू आउट द डिस्कशंस, ओके। सो ये नोटेशंस आपको पता होना चाहिए। अभी वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है ये आपको समझ आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, अपने पास 3 पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना है। क्या है? सबसे पहला कि जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या करना है, उसको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। आइदर इट कैन बी ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग, ओके। जो भी आप अल्फाबेट प्रेफर करो आप यूज कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो अल्फाबेट आपका क्या है, कैपिटल लेटर है। जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया है, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल एन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स के, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, और ये डॉट 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 क्या बता रहा है कि ये इनडेफिनेट जाने वाला है, मतलब इन्फिनिट तक जाने वाला है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। जैसे सपोज करो आपके पास वॉवेल्स है। अब अपने पास जो भी वॉवेल्स है वो क्या क्या है, ये है, ई है, आई है, ओ है, यू है, करेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, वॉवेल्स का जो सेट है उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड विद इन द करली ब्रैकेट्स हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में स्मॉल ये, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ एंड स्मॉल यू। ये मेरे सारे वॉवेल्स है, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस से इसको हम इनक्लोज कर देंगे। एलिमेंट्स स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक सेट के, यहाँ पे देखो देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ओके। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। दे मस्ट बी सिनोनिमस टर्म्स। आइडेंटिकल हो या सिमिलर हो, कहने का मतलब तो सेम ही है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट मेरा कॉन्सोनेंट नहीं है, ऑल ऑफ देम आर ववेल्स, राइट। यहाँ पे कोई भी नंबर मेरा ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे के सारे नंबर्स मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है दे मस्ट बिलोंग टू वन कैटेगरी, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप सेट्स लिख रहे हो, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो। तब जो मैं बात कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि कलेक्शन और सेट के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या हम सारे कलेक्शंस को सेट बोलेंगे? नहीं, ओनली वेल डिफाइंड, जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस है उसी को हम सेट्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? एवरी सेट इज ए कलेक्शन, हर एक सेट मेरा कलेक्शन है, बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए सेट। सारा कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, लेकिन हर एक सेट क्या है? एक कलेक्शन है। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको। देखो क्या लिखा है मैंने, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स, लेकिन कैसा वाला? गुड, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये क्या हुआ? कलेक्शन हुआ या सेट हुआ? इज इट अ कलेक्शन और अ सेट? ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे गुड जो वर्ड आया ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से गुड क्रिकेट प्लेयर अलग हो सकते हैं, किसी और के हिसाब से गुड क्रिकेट प्लेयर अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो टर्म गुड है ना, उसको किसी ने डिफाइन नहीं किया प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम एक प्लेयर को गुड बोल सकते हैं। ओके, सो दैट इज वाई ये क्या है मेरा? ये मेरा सेट नहीं है, इट इज ओनली अ कलेक्शन। सो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अपन। अभी आपको मैं आगे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। सो इट इज नॉट अ सेट, राइट इट डाउन, इट्स नॉट अ सेट। ओके, इट इज अ कलेक्शन। करेक्ट। नाउ सेकंड, सेकंड में मैंने क्या लिखा हुआ है? सेकंड में मैंने क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देख रहे हो ये वर्ड, मोस्ट टैलेंटेड। अभी किसी भी राइटर्स को आप मोस्ट टैलेंटेड कब कहते हो? इसका कोई प्री या फिर वेल डिफाइंड कोई इसका डेफिनेशन नहीं है कि कब हम एक राइटर्स को मोस्ट टैलेंटेड कह सकते हैं। इसी वजह से ये वर्ड मोस्ट टैलेंटेड जहां पे आया ना, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा कलेक्शन मेरा सेट नहीं हुआ। इट इज माई अ कलेक्शन, ये सेट नहीं है। इसको भी यहाँ पे लिख लो, इट्स नॉट अ सेट, इट इज अ कलेक्शन। ओके, फिर लास्ट देखो आप, ये क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी ये वर्ड आया, मोस्ट डेंजरस। देखिए, अभी कौन से एनिमल को आप मोस्ट डेंजरस बोलोगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, इट्स नॉट अ सेट। लेकिन ये कलेक्शन है, इट इज अ कलेक्शन। ओके, अभी देखो इसी से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट? इसमें से कौन सा कलेक्शंस मेरा सेट है और कौन सा कलेक्शंस मेरा सेट नहीं है, ये आपको बताना है। अभी देखो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले कोई भी एक लेटर ले लो अल्फाबेट, सपोज मैं कैपिटल ए ले लिया, ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर्स जो कि 50 से लेस हो, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इधर और कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम इट विल गो टिल 49। नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो लेना है, लेकिन जो 50 से लेस देन हो, सो वी कैन गो अप टू 49। अभी क्या ये सेट है या नहीं है? ये सेट है, इट इज अ सेट। वाई? क्योंकि नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, और यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने कर दिया क्या? लेस देन 50, सो इट इज अ सेट। ओके, बी पे आते हैं। क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मान लो अभी आप क्लास 11th में हो, तो क्लास 11th का जो मैथ्स है उसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड डिफिकल्ट है ना,
इसको किसी ने प्री डिफाइन नहीं किया, वेल डिफाइन नहीं किया अभी तक, दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। हाँ, ये कलेक्शन जरूर है, ऐसा कलेक्शन। फिर यहां पे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया कि जिस क्लास में आप पढ़ते हो, क्लास 11th में, उसमें जितने भी बॉयज है उसके कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये सेट हो गया, इट इज अ सेट, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया गया कि कौन से बॉयज को लेना है। सो इट्स अ सेट। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी पे आते हैं। क्या कह रहे थे, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। कौन कौन से प्राइम इंटीजर्स होते हैं? प्राइम इंटीजर्स का मतलब वो नंबर आपका इंटीजर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। देखते हैं कौन कौन सा होता है। लेट अस राइट इट। 2 इंटीजर भी है और प्राइम नंबर भी है। 3 इंटीजर भी है, प्राइम नंबर भी है। 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल सी से। क्या ये सेट है? ये सेट है। वाई? बिकॉज यहां पे प्राइम इंटीजर्स एक वेल डिफाइंड टर्म है। हम सबको प्राइम नहीं बोल सकते, हम सबको इंटीजर्स नहीं बोल सकते, उसका एक डेफिनेशन है। दैट इज वाई इट इज अ सेट। ऐसा सेट। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट ई पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहे थे, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। यहां पे ध्यान दो आप, ये जो टर्म आया ना गुड, ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये सेट नहीं होगा, इट्स नॉट अ सेट। गुड हॉकी प्लेयर्स मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उसमें बताया ही नहीं गया कि किसको आप गुड बोलोगे, किसको आप बैड बोलोगे। ओके। फिर यहाँ पे देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, है ना। अभी यहाँ पे भी देखो, ये जो टर्म बेस्ट है ना, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर अलग है, आपके हिसाब से बेस्ट प्लेयर अलग है, राइट। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन। सिर्फ ये कलेक्शन है, सेट नहीं है, इट्स नॉट अ सेट। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक चीज आपने ध्यान दिया क्या, कि जहां जहां ये वर्ड आ रहे हैं, क्या, गुड, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस, है ना, डिफिकल्ट, फिर बेस्ट, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड आपको जो भी कलेक्शन देंगे वो कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। कौन कौन सा टर्म है, गुड हो गया, ओके, फिर बेस्ट हो गया, डिफिकल्ट हो गया, ओके, फिर मोस्ट टैलेंटेड, ओके, देन मोस्ट डेंजरस। ये सारे वर्ड जहां जहां पे भी आएंगे वो क्या होगा, वो कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है। ठीक है, जहां जहां पे आएगा वो क्या होगा, वो कलेक्शन मेरा सेट नहीं होगा। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि आप सेट को क्या करते हो, दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास दो मेथड है। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या है मेरा, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने का मेरे पास दो ही तरीका है। पहला क्या है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, जिसको अपन टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, एंड सेकंड कि वो आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया है वो ऐसा किया है, करली ब्रेसेस के अंदर में एलिमेंट्स को लिखते हैं और फिर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कोमा से। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर में हम उसको
इनक्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्या बोल रहा है, दिस सेट अप ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। प्राइम नंबर लेना है लेकिन 11 से कम वाले। चलो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल ए से, ठीक है। एंड आई विल राइट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर ही सारे एलिमेंट्स को लिखना है। प्राइम नंबर्स, 2 इज माई प्राइम नंबर, 3 इज माई प्राइम नंबर, 5 इज माई प्राइम नंबर, 7 इज माई प्राइम नंबर, और 11 से छोटा लेना है तो 7 के बाद 11 आता है, सो 11 काउंट नहीं होगा। सो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, दिस इज माई रोस्टर फॉर्म, जहां पे आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर रहे हो और करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो। अभी ये देखो दूसरा एग्जांपल्स क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स तो हो बट इवन होना चाहिए। इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2। सो आई विल राइट, लेट्स सी, 2 is my even natural number, 4 is my even natural number, 6 is my even natural number, 8 is my even natural number, 10 and so on. So हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया और करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, इट इज ऑल्सो माई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होंगे और करली ब्रेसेस के अंदर होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। रोस्टर फॉर्म में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एलिमेंट्स को कौन से ऑर्डर में लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो आप एग्जांपल्स के लिए मैंने क्या लिखा है, दिस सेट अप ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स को आपको लिखना है। देखो 1 2 3 6 7 14 21 42, ये सारे नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया। अभी कोई दूसरा आएगा और वो इसको इस हिसाब से लिखेगा 1 3 14 21 6 7 2 42, मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर। हमने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल से लार्ज की तरफ गए, यहाँ पे इसने क्या किया, मिक्स तरीके से लिख दिया, लेकिन दोनों करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन से ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को लिखा है, लेकिन इन जनरल हम प्रेफर किसको करेंगे, हम प्रेफर करेंगे इस वाले को। क्यों, क्योंकि आप जब स्मॉल से लार्ज लिखोगे तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकता है कि आप रॉन्ग हो जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने रेंडमली लिखा है। रेंडमली लिखा तो हो सकता है कोई एक एलिमेंट आपका छूट जाए, ओके। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ आर करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है जी, देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। अभी जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे क्या है, मेरा स्कूल है लिखा हुआ मैंने, है ना, SCHOOL। यहाँ पे O 2 टाइम्स आया है। अब इसको मैं जब सेट बनाता हूँ तो मैं लेट अस सपोज कि इसको मैं X से रिप्रेजेंट करता हूँ और करली ब्रेसेस लिया और क्या लिखूंगा, SCH। अभी O 2 टाइम्स है बट आई एम गोइंग टू राइट वंस, ONL, 2 बार नहीं लिखेंगे। ये तो इसमें बोला है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, हर एलिमेंट आपका डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट। अभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कोई आएगा किसी और तरीके से लिख सकता है, बट एलिमेंट्स उसके टोटल 5 ही होंगे और यही सारे होंगे। दो इंपॉर्टेंट बातें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये रोस्टर फॉर्म की दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े बच्चों को परेशान भी करता है ये। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है आपको, आप लिखोगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं कि लिखना कैसे है। देखिए ध्यान क्या रखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि जो भी आप सेट ले रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हो, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, AEIOU, ये सेट में आप देखो ध्यान दो, ऑल द एलिमेंट्स आर वोवेल्स, है कि नहीं। मतलब ये सारे एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या,
कि दे ऑल आर वॉवेल्स, और इसके इस सेट के आउटसाइड जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो वॉवेल्स नहीं हैं। तो ये आपको हमेशा इंश्योर करना है। अभी देखो इस सेट को अपन कैसे लिखेंगे, ये जो सेट लिखा हुआ ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म में है, अभी मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूंगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, इस सारे एलिमेंट्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा, करली ब्रेसेस लो और फिर लिख दो यहाँ पे एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलन देना है और फिर बताना है कि ये एक्स क्या है। सो हेयर एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले एक्स लिखिए, फिर कॉलन दीजिए, फिर बताइए कि एक्स आपका क्या है। सो हेयर एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको रीड कैसे करोगे आप, लिख तो लिया, रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कॉलन के बदले हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सच दैट, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाला हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप क्या कह रहा है कि आपको एक सेट गिवन है, कौन से फॉर्म में गिवन है ये देखो आप, दिस इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म, राइट। ये सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप, देखो सबसे पहले चीज मैं क्या करता हूँ, लेट अस ट्राई टू राइट इट, अच्छे से इसको लिख लेते हैं। ये है मेरा, ये मेरा क्या है, इट इज गिवन एज 1, 1/4, then 1/9, then 1/16 and then 1/25 and then dot dot dot, मतलब ये आगे तक जाने वाला है। ये तो हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। अभी ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में आया नहीं है, देखो आप ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/1, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल इट वी आर गेटिंग 1, ठीक है। 1/4 है, इसको 1/4 लिख देते हैं, 1/9 लिख देते हैं, 1/16 लिख देते हैं, 1/25 लिख देते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका डिनोमिनेटर नहीं था तो इसका मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया, बाकी सबके पास डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर तो सबके सेम है, सबके सब के पास न्यूमरेटर कितना है, 1 है, पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। आप नोटिस कर रहे हो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। इट मीन्स क्या करेंगे अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज स्टिल 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट। 2 स्क्वायर 4 आता है, 3 स्क्वायर 9 आता है, 4 स्क्वायर 16 आता है, 5 स्क्वायर 25 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे जनरलाइज करना है, कैसे लिखूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, ए इज व्हाट, अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज व्हाट, न्यूमरेटर तो सबके 1 ही है, सो एक्स क्या है, 1/n स्क्वायर, जहां पे n क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स है, सॉरी यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस तरीके से आप लिखोगे, दिस इज माय सेट बिल्डर फॉर्म, x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो n को आप 1 लोगे तो ये आ जाएगा, जब 2 लोगे तो ये पार्ट आ जाएगा, 3 लोगे तो ये पार्ट आ जाएगा, 4 लोगे तो ये, और 5th लोगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, और इसी तरीके से पूरा का पूरा आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, आई एम गोइंग टू रिप्लाई योर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो आप ध्यान दो, यहाँ पे भी क्या कह रहा है जी, यहाँ पे भी जो आपको सेट दिया हुआ है ना, वो किस में दिया है, दे हैव गिवन यू इन द रोस्टर फॉर्म। नोटिस करो सारे के सारे एलिमेंट्स कोमा से सेपरेटेड है, करली ब्रेसेस के विद इन में इनक्लोज किया हुआ है, तो अभी ये रोस्टर फॉर्म में है।
बट आई हैव टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करेंगे हम, लेट अस राइट कि इस सेट का नाम हम बी दे देते हैं, कैपिटल बी। ठीक है, 1/2, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप, इसको स्टार मार्क कर लो। 1/2, 2/5, देन 3/10, 4/17, 5/26, and then 6/37, and then 7/50। ये आपको गिवन है। अभी यहाँ से डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान नहीं है। सबसे पहले हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये दिया क्या है। बेसिकली ये 1/2 है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, लेकिन जो न्यूमरेटर है उससे रिलेटेड मेरा डिनोमिनेटर है। आप ध्यान दो, 1/2 है, 2/5 है, 3/10 है। देखो कैसे रिलेट कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। 1² + 1 लिख सकते हैं इसको, 2² + 1 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और +1 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3/10 है, क्या लिख सकते हैं, 3² + 1। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5/5² + 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 6/6² + 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/7² + 1। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करने की नीड है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से लिंक्ड है। कैसा, जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर +1 कर रहे हैं तो मेरा डिनोमिनेटर आ रहा है सब जगह पे, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। सो बी क्या होगा मेरा, बी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x इज व्हाट, x इज n अपॉन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, n/n² + 1। न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर क्या है, n² + 1 है। करेक्ट है। सो इसको ऐसा लिख लेते हैं। जहां पे n क्या है, n क्या है, वेरी कर रहा है, n 1 से लेके 7 तक। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर हो गया। n की वैल्यू 1 पुट करो, ये वाला टर्म आ जाएगा आपका। 2 पुट करने पे ये वाला टर्म, 3 पुट करने पे ये वाला एलिमेंट, 4 पुट करने पे ये वाला एलिमेंट, सॉरी 1 2 3 4 वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा क्या, 4 वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा, एक सेकंड यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे छूट गया ये 4 वाला पार्ट, क्या हो जाएगा, 4/4² + 1। ओके, इसके बाद फिर आप ये 5 वाला टर्म लिखो, 6 वाला टर्म लिखो, 7 वाला टर्म। ओके, सो ये जनरलाइज टर्म हो गया। सो ये आपका क्या है, बेसिकली इट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेट बिल्डर फॉर्म के, तब जाकर आपका कंसेप्ट, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी क्या है कि अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, देखो आप ध्यान दो, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको लिखना किस में है, यू हैव टू राइट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या बोल रहा है कि x क्या है, बेसिकली x आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर्स मतलब ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, राइट। जहां पे क्या दिया हुआ है कि 2x + 11 = 15। ये सेटिस्फाई करना चाहिए, आपका जो x का वैल्यू है वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, 2x + 11 = 15। इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वाले इक्वेशंस को। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x = 15 - 11, ठीक है, एंड देन फिर क्या आएगा, 2x = 4 एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट x = 2, राइट। सो ये क्या हुआ, बेसिकली
यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यू कैन, चलो यहाँ पे देखो। सो ये क्या हुआ बेसिकली, ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 2। सो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। कंडीशन बोला है कि x की वैल्यू जैसे देखो 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 11 15 आ रहा है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट है 2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी वजह से इस सेट ये में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। करेक्ट है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। क्या दिया है इसमें देखो, बोल रहा है कि आपका x कैसा होना चाहिए, अगर आप उसका स्क्वायर लो तो वो वापस से x के इक्वल हो जाए। देख रहे हो आप, ध्यान दो इधर, इफ यू टेक अ स्क्वायर ऑफ x देन इट इज गोइंग टू बी x। ऐसा कौन कौन सा नंबर है, और x आपका रियल नंबर भी होना चाहिए। आप मुझे बताओ, सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है कि नहीं, 0 का स्क्वायर करोगे वापस से 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे वापस से 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या वापस से 2 आएगा, नहीं, इट इज गोइंग टू बी 4। इसका मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो इस वाले रिलेशंस को जस्टिफाई करेगा। सो बी मेरा क्या होगा, बी विल बी हैविंग 2 एलिमेंट्स 0 और 1। ये 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस वाले को सेटिस्फाई करेंगे। 0 का स्क्वायर लोगे वापस 0 आएगा, 1 का स्क्वायर लोगे वापस से 1 आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। ये क्या है मेरा, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। दिस इज माय रोस्टर फॉर्म। करेक्ट है। सी में देखो क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि x आपका एक इंटीजर है और आपका x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। देखो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन -1/2 का मतलब 0.5 -0.5 से बड़ा होना चाहिए, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए। 4.5 से छोटा और -0.5 से बड़ा, और साथ में इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2 3, मतलब नेगेटिव्स के सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव में जितने नंबर्स हैं 0, और फिर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। सो यहाँ पे देखिए, सो सी क्या हो जाएगा मेरा, -0.5 से बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो -0.5 के बाद कौन सा आएगा, 0 आएगा, 0 इंटीजर भी है और 0 -0.5 से बड़ा भी है। उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 4.5 से बड़ा हो जाएगा, मेरे को छोटा चाहिए। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है। यहाँ पे डी को देखो, डी में क्या कह रहा है कि x आपका क्या है, 1/2n-1, जहां पे n की वैल्यू 1 और 5 के बीच में वैरी कर रही है। चलो इसको कर लो यहाँ पे सॉल्व। जब आपका n 1 होगा, when your n is 1, x क्या आएगा, x is going to be 1/2 minus 1, that is 1/1। करेक्ट है, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे n जब 2 होगा तो क्या होगा, n जब 2 होगा तो x क्या आएगा, योर x विल बी, यहाँ पे ऐसे लिखते चलो आप, ऐसा फाइंड करना पड़ेगा, देन यू कैन राइट, राइट। सो 1/2 2 जब 4 -1, सो 1/3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप n = 3 के लिए फाइंड कर लो, n = 3 के लिए, फिर n = 4 के लिए फाइंड कर लो, ओके, फिर n = 5 के लिए फाइंड कर लो। क्या आएगा यहाँ पे x, बताओ, x आ जाएगा आपका 3 2 6 -1, दैट इज 5, सो 1/5। यहाँ x क्या आ जाएगा, 1/7, 4 2 8 -1, ओके। यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 1/9। वाई, बिकॉज 5 2 10 -1, सो 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि d क्या आया आपका, आपका d आया क्या बताओ, 1 आया, 1/3 आया, 1/5 आया, 1/7 आया और 1/9 आया।
सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये यहाँ पे देख रहे हो क्या किया, बेसिकली यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया और आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ओके, सो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। सो अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।